हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बेसिकली यूपी जुडिशरी तो बहुत जल्द आने वाला है। बिहार भी आने वाला है। उनके जो प्रीलिम्स में ना आपसे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, जिनमें वो केस के नेम्स भी पूछते हैं। तो कौन सा केस किससे रिलेटेड है, तो वो हमें केसेस तो हमें पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि हमें प्रीलिम्स में भी मार्क्स जो है ग्रैब करने हैं। या आपके जीके पोर्शन में भी आ सकते हैं और जनरली आपके लॉ पोर्शन में ही आएंगे। उसके बाद कुछ-कुछ इसमें जो केसेज़ हैं मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे, तो वो मैं आपको बता दूँगी। ठीक है? तो ये हम टॉप 10 केसेज़ पढ़ेंगे। ये हम अगस्त से स्टार्ट करेंगे ऑफ 2022। ये सीरीज़ चलती रहेगी 10, 10, 10 ऐसे करके। सो द वेरी फर्स्ट केस इज़ हिंदू सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में बेसिकली क्या हुआ था, जो सिख होते हैं वो कृपान जो है कैरी करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे एक रिट जो है लगी थी सुप्रीम कोर्ट में, कि उन्होंने ये चीज मांगी भी, परमिशन मांगी कि सब सिख कम्युनिटी को कृपान जो है फ्लाइट्स में ले जाना अलाउ कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 25 बोलता है इट इज कवर्ड अंडर देयर राइट टू फॉलो द रिलीजन। ठीक है? राइट टू प्रोफेस द रिलीजन, जो हम आर्टिकल 25 पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, वो साफ साफ बोलता है कि हर पर्सन के पास क्या है, उन पावर है, हर पर्सन के पास कि पावर मान लो, राइट मान लो, फ्रीडम मान लो, कि वो अपना रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। लेकिन फ्लाइट्स में सिख को कृपान जो उनकी तलवार होती है वो ले जाना अलाउड नहीं है। तो इसी के लिए वो सुप्रीम कोर्ट गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपके पास जो रेमेडी है पहले हाई कोर्ट की है, तो आप पहले हाई कोर्ट जाइए। तो इस केस का, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, तो आपसे ये चीज पूछ सकते हैं। इन विच केस इट वाज हेल्ड, इट इज हिंदू सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑल्सो जब आप आर्टिकल 25 के ऊपर अगर आप मेंस में आंसर राइटिंग करते हैं, यू कैन रेफर दिस केस। उसके बाद नेक्स्ट है मोस्ट रेवरेंड पीटर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस केस में क्या हुआ था कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उनके ऊपर ना बहुत ज्यादा अटैक्स हो रहे थे एक पर्टिकुलर जगह पे। ठीक है? अगर आप मॉब मतलब बहुत सारे जो लोग इकट्ठा हो जाते हैं उनके ऊपर आप वॉयलेंस करते हो, तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही लैंडमार्क केस है, विच इज तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है? उसमें तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट 2016 के आसपास का जजमेंट है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंटिव मेजर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स एंड जुडिशियल मेजर्स बताए थे कि अगर मॉब वायलेंस होती है तो क्या एंड कैसे करना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पे इस केस में क्या हुआ, क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक होते हैं। उस अटैक को रोकने के लिए, जब अटैक हो जाता है, नाउ द पीपल, क्रिश्चियन कम्युनिटी के ही पीपल अलग अलग बार बार कोर्ट जाते हैं, एंड दे से टू द कोर्ट कि आप जो है डायरेक्शंस इशू करिए मॉब वायलेंस के लिए। तो कोर्ट ने इसमें साफ साफ बोला कि देखो, इन्वेस्टिगेशन तो इसमें होगी, तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बिठाई गई कि हाँ, क्योंकि ये मॉब वायलेंस है, इन्वेस्टिगेशन होगी किसने किया है, क्या किया है। लेकिन हमें डायरेक्शंस इशू फॉलो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शंस इशू करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तहसील पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के तहत हमारे पास डायरेक्शंस ऑलरेडी हैं ही हैं। मॉब वायलेंस एंड लिंचिंग। अब आप ये जो केस है, आप यूज कर सकते हो अपने एसे राइटिंग में भी, और ये मॉब वायलेंस का अगर आपसे पूछते हैं तो ये प्रीलिम्स में भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है? नेक्स्ट, स्टेट ऑफ मेघालय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस केस में क्या हुआ था, ये केस जो है थोड़ा बहुत आपका कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, और ये प्रीलिम्स से पूछ सकते हैं कि मेघालय का लॉटरी से रिलेटेड केस के बारे में क्या हुआ था। कि जो मेघालय स्टेट है उन्होंने ये बोल दिया साफ साफ कि जो लॉटरी है हमारे स्टेट में आउटसाइड, सी, while hearing a suit filed by state of Meghalaya seeking to sell their lottery outside their own state। मतलब उन्होंने ना साफ साफ मना कर दिया कि लॉटरीज जो है बाहर की स्टेट्स जो है यहाँ आके नहीं खरीद सकती हैं। मतलब मेघालय स्टेट की जो लॉटरीज होती हैं आउटसाइड मेघालय सेल नहीं होगी। राइट? बाहर की स्टेट के पीपल नहीं ले सकते हैं। जो होगा अपनी स्टेट में ही होगा, ये चीज थी। तो इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट तक मैटर पहुंचा। तो सुप्रीम अभी ये अभी पेंडिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे सीजीआई ने क्वेश्चन पूछा। इस टाइम पे सीजीआई जो थे हमारे जस्टिस रमन्ना थे, उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि लॉटरी को रेगुलेट करने का राइट तो पहली बात है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है? और दूसरी बात ये है, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर फेडरल स्ट्रक्चर है, तो क्या एक स्टेट दूसरी स्टेट पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि हम आपको गुड्स नहीं देंगे, आप हमें गुड्स मत दो। लॉटरी इज ऑल्सो टाइप ऑफ अ गुड, कि हम आपके
आप हमारे स्टेट में गुड्स नहीं बाय करो। अगर हम लॉटरी को गुड मानते हैं, तो एक जो मेघालय स्टेट है वो दूसरी स्टेट को मना कर रही है कि आप हमारी स्टेट से ये गुड नहीं बाय कर सकते हो। कि क्या ऐसा ये पॉसिबल है कि नहीं? तो आप भी कमेंट सेक्शन में प्लीज इस पर अपने रिव्यूज बताइए इस केस के बारे में। तो इस केस में यही चीज जो है अभी ये पेंडिंग है, देखते हैं क्या आता है। तो क्योंकि लॉटरी इज काइंड ऑफ अ गुड जो समझा गया है, तो इस पर रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 301 से 308 में भी यही बोलता है कि एक स्टेट दूसरी स्टेट में जो अपना गुड्स कॉमर्स ट्रेड करती है, तो उसमें आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। लेट्स सी क्या होता है इसके लिए। तो यू कैन यूज दिस केस अपना फेडरल स्ट्रक्चर के लिए, आर्टिकल 301 से 308 के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। देन एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। ये केस जो है मैं बहुत ही इलेबोरेटली अपनी एक सेपरेट वीडियो में भी डील कर चुकी हूँ, तो आप इसको ये केस लिखकर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि क्या हुआ था। कि एक अनमैरिड वुमेन थी और वो प्रेग्नेंट थी 24 वीक्स की। जो हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, वो जो है अलाउ करता है सिर्फ और सिर्फ 20 वीक्स तक। अगर आपको उससे एक्सीड करना है 24 वीक से, तो 2 रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट में जब केस गया था, तो उन्होंने बोला एमटीपी एक्ट में अनमैरिड वुमेन के लिए कोई जगह नहीं है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को ओवररूल करते हुए बोला कि जब एमटीपी एक्ट 2000 अभी जो रिसेंटली 2021 में अमेंड हुआ है, तब उसमें अनमैरिड वुमेन भी इंक्लूड की गई है। एनी रिलेशन, उसमें जो वो वर्ड है वाइफ से एनी अदर रिलेशन भी इंक्लूड किया गया है। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ वाइफ नहीं हुआ, तो कोई भी लिव इन पार्टनर है वो भी होगी। तो कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि अगर जो बोर्ड बनता है, जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स बनते हैं, अगर वो अलाउ करते हैं प्रेगनेंसी को रोकने का, तो इस केस में प्रेगनेंसी रुक जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट, टेम्पल ऑफ हीलिंग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस केस में बेसिकली क्या हुआ था कि जैसे कि हमें पता है, मुस्लिम लॉ में तो अडॉप्शन का प्रोसेस नहीं है, हिंदू लॉ में है। फिर एक हमारे पास एक आता है जेजे एक्ट, ठीक है, उसमें भी सेक्शंस में, जेजे एक्ट में भी अडॉप्शन का प्रोसेस बता रखा है कि इंटर कंट्री कैसे करना है और आउटसाइड कंट्री कैसे करना है। तो बट जेजे एक्ट में हम तभी, जेजे एक्ट मीन्स जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, उसमें हम तभी जाते हैं जब ऑर्फन, सरेंडर्ड और अबंडेंट चाइल्ड का हमें अडॉप्शन करना हो। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि थोड़ा प्रोसेस जो अडॉप्शन का है बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है। कभी आपको कारा जाना पड़ता है, कभी आपको स्टेट एजेंसी जाना पड़ता है, फिर एंड में आपको कोर्ट भी जाना पड़ता है, वहां से आपको कोर्ट से भी एविडेंसेस दिखाने पड़ते हैं, फिर वहां से आपको फाइल लेना पड़ता है। इंटर कंट्री हो तो आपको इमिग्रेशन का भी करना पड़ता है। मतलब द प्रोसेस इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स और बहुत बड़ा, और लोगों को बहुत दिक्कत भी आती है एडॉप्शन का प्रोसेस करने में। तो कोर्ट ने यहाँ पे, एक चैरिटेबल ट्रस्ट ने क्या किया, एक पीआईएल फाइल करी जो कि एडॉप्शन के ऊपर ही थी, कि हमें इंडिया में एडॉप्शन का प्रोसेस जो है सिंप्लीफाई करना है। फिर ये भी चीज साथ में बोली गई कि जो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, वहां पे ये सब चीजें जो है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस देखता है कि एडॉप्शन कैसा होना है। वेराज जो हमारा जेजे एक्ट है, उसमें ऑर्फन्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट देखता है। तो ये चीज बताई गई, तो ये उन्होंने यहाँ पे बोला कि जो अथॉरिटी है दोनों की सेम होनी चाहिए। तो लेट्स सी क्या होता है इस केस में। उसके बाद वर्षा गर्ग वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इस केस में जो है सेक्शन 311 सीआरपीसी को इलेबोरेटली डिस्कस किया गया। बताया गया यहाँ पे कि ये एक इनहेरेंट पावर है कोर्ट के पास, कि वो किसी भी टाइम, चाहे वो स्टेज जो है जब हम सम्मन करते हैं विटनेस को, वो स्टेज जा चुकी हो, मतलब जजमेंट की स्टेज आ गई हो, आर्ग्यूमेंट्स के बाद की स्टेज आ गई हो, बस जजमेंट देने ही वाले हो कोर्ट, किसी भी स्टेज पे अगर कोर्ट को लगता है कि वो समन या वारंट करना चाहिए कोर्ट को, या फिर कोर्ट को क्या करना चाहिए, री एग्जामिन करना चाहिए या रिकॉल करना चाहिए किसी भी विटनेस को, तो वो कोर्ट कर सकते हैं में। और जो इसके दो पार्ट्स है 311 के स्टार्टिंग में, तो ये कहा गया, जो लेटर पार्ट है वो बोलता है कि अगर कोर्ट को लगता है कि वो जो विटनेस है वो मटेरियल विटनेस है, मतलब केस के लिए बहुत आवश्यक है, तो उस केस में तो कोर्ट को करना ही पड़ेगा, शैल लिखा हुआ है, उस केस में शैल लिखा हुआ है। तो इस केस को ना मैं अपनी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में भी डील करूंगी, क्योंकि सीआरपीसी का 311 बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है।
तो वहां पे हम इलेबोरेटली इस केस को भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस किश्तूरा राम। अब यहाँ पे एविडेंस लॉ के ऊपर बताया गया कि देखो कन्फेशन क्या होता है। कन्फेशन मतलब कि जब आप गिल्ट को मान रहे हो, ठीक है, गिल्ट जब आप नहीं मतलब एक्यूज जो है अपने जो गिल्ट को मानता है तो उसको हम कन्फेशन बोलते हैं। इट कैन बी जुडिशियल जब आप मैजिस्ट्रेट के सामने कर रहे हो इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल के दौरान। एक्स्ट्रा जुडिशियल जब आप अपनी गलती मैजिस्ट्रेट के सामने ना मान के किसी थर्ड पर्सन के सामने मान रहे हो, ठीक है। तो ये होता है। बट अगर आप एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का एविडेंस कोर्ट में देते हो तो वो एक अच्छा एविडेंस नहीं है, वो एक वीक है। तो क्योंकि हम इंडिया में ये मानते हैं कि एक्यूज क्या इनोसेंट है, तो हमें उसे प्रूव करने के लिए एविडेंसेस इतने सख्त होने चाहिए, इतने ज्यादा हमारे पास स्ट्रांग होने चाहिए कि हमें दूर दूर तक ये ना सोचना पड़े कि हाँ एक्यूज ने किया था या नहीं। क्योंकि अगर हल्का सा भी सोचना पड़ा तो बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन सिर्फ इसके ऊपर कभी भी कन्विक्शन नहीं होगा, हमेशा कोरोबोरेशन चाहिए ही होगा। तो इट इज अ वीक पीस ऑफ एविडेंस। तो फिर अगर आपका एग्जाम में मेंस में जुडिशियल कन्फेशन या एक्स्ट्रा जुडिशियल पे डिफरेंस आता है, आप इस केस को यूज कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, XYZ वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। प्रदेश में सॉरी एच मिस हो गया, ठीक है। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में ये बताया गया कि जो हमारा सेक्शन 327 है सीआरपीसी का, वो तो बोलता है कि जनरली सारे ट्रायल जो है ओपन कोर्ट होना चाहिए। ओपन कोर्ट से मतलब क्या है कि कोर्ट खुला नहीं, मतलब पब्लिकली कोई भी पब्लिक आ सकती है, जब हियरिंग हो रही कोई भी लोग जा सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं सेंसिटिव, जैसे कि सेक्सुअल हरासमेंट के, इन सब के, ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट, रेप, डाइवोर्स केसेस हो गए, जो आपके डोमेस्टिक वायलेंस केसेस हो गए, सेंसिटिव मैटर्स जो होते हैं, वहां पे कोर्ट को बोलना चाहिए कि ये ओपन कोर्ट ना हो के इन कैमरा होए, क्योंकि ये चीज जो है टेररिस्ट के केसेस भी हद तक इंक्लूड हो सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि ये क्या है, हमारी सिक्योरिटी का और पब्लिक पॉलिसी का सवाल है ये, क्योंकि हरासमेंट ऑफ वुमेन को बचाएगा, ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट नहीं करेगा। तो इसी के लिए इस केस में ये भी मांगा गया कि कोर्ट इसके लिए डायरेक्शंस इश्यू करे, क्योंकि हमारे पास एज सच इसके लिए कोई डायरेक्शंस नहीं है। नेक्स्ट केस में सुधीर सिंह एंड 6 others वर्सेस यूनियन ऑफ भारत थ्रू इट्स कैबिनेट सेक्रेटरी वर्सेस साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली में ये बोला गया कि जैसे कि अभी आप सबको पता है ज्ञान वापी का इलाहाबाद में सब केस चल रहा था। तो उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया, उसको ज्ञान वापी को देखने के लिए एक कमेटी का गठन किया, ठीक है। कुछ कमेटी और कमीशन को बिठाया कि हाँ ये अपॉइंटमेंट होंगे, एक जज जो है हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की, और वो इसकी स्ट्रक्चर को पूरा अच्छे से नापेंगे, देखेंगे कि इसका नेचर क्या है स्ट्रक्चर का, ज्ञानवापी कैंपस के स्ट्रक्चर का। जो वो अपॉइंटमेंट हुई है ना, उसको लेकर पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट, उसके ऑब्जेक्शन को करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, और वो इस केस में पहुंचे हैं, सुधीर सिंह एंड अदर्स वर्सेस। नेक्स्ट, इस केस में क्या हुआ कि बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर स्टेट में हज कमेटी बनेगी ताकि वो हज को बढ़ावा दिया जाए। तो इस केस में कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस मांगा है हर स्टेट से, 12 बेसिकली स्टेट से मांगा था कि आप एफिडेविट के जरिए बताइए कि बनी है कि नहीं बनी है, और बनी है तो कितने मेंबर्स हैं। तो केस नेम इज हाफिज नौशाद अहमद आजमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी। थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये अच्छी लगी होंगी वीडियोस। थैंक यू सो मच।